हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। और हम लोग जो है 1857 की क्रांति फिनिश कर चुके हैं और 1857 की क्रांति के बाद अब हमें ये पता है कि भारत डायरेक्ट ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मैटर क्या था। देखिए जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था जी। भारत में चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 100 सालों में एक्चुअल में राज कैसे करती है? यहां पर एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा शुरू में, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा इसको। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसको संभालता था एक डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, जिसमें 6 मेंबर होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ एक और डिपार्टमेंट होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक होते थे। इनकी संख्या होती थी 24। इसको हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी के मालिक हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर हैं ये ब्रिटेन की संसद द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ब्रिटेन की संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स जिनमें से एक नाम है ब्रिटिश संसद में। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के काम देखेगा भारत में। मतलब कंपनी राज कर रही थी भारत में। जो व्यापार था कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग लेते थे, मालिक लेते थे, और जो राज कर रही थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देख रेख में था। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा, दोनों ऊपर वाले, क्योंकि इस पोर्शन की तो इतनी नीड है नहीं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ऊपर से नीचे करके देखो इसको एक बार। ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? सारे के सारे समझ पा रहे हो ना? देखिएगा, ये सब यहां से चलता था। अब 1857 में हो गई क्रांति, तो ब्रिटेन की सरकार ये सोचती है कंपनी को साइड से हटाई देते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब हटाओ, डायरेक्ट हम राज करेंगे। तब ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत में एक नया अधिनियम भेजती है जिसके साथ भारत में राज करना शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिएगा जी, क्या ये बात आप लोग समझ गए आप लोग कि कैसे बैकग्राउंड में राज किया जा रहा था? रानी विक्टोरिया इस सब सिस्टम को खत्म करके भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश शासन लागू करवा देगी। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार कमेंट करके बताना ये बात आप समझ गए क्या। फिर हम पढ़ते हैं आगे। डन, चलिए जी आगे देखिए। अब तब रानी विक्टोरिया भारत में एक एक्ट भेजती है, ब्रिटेन की संसद में पारित करवाती है एक अधिनियम कि कंपनी के खिलाफ, जो देश में क्रांति हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अब हम कंपनी को साइड से हटाई देंगे। एक नया अधिनियम बताएगा कि क्रांति होने के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू करेगी या फिर ब्रिटेन? देखिएगा जी क्या होता है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1858, ये एक्ट भारत में भेजा। इस एक्ट में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, समाप्त। ब्रिटिश शासन लागू। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो दो बॉडी होती थी, दोनों समाप्त कर दी गई। अब ब्रिटेन की संसद में एक पद होगा, भारत सचिव। भारत सचिव एक पद होगा, वह उसके साथ होगी भारत परिषद, जिसके 15 मेंबर होंगे। ये लोग भारत को चलाएंगे। इसके अलावा भारत में एक वायसराय होगा और उसकी कार्यकारी परिषद होगी। अठारह सौ 58 का अधिनियम आया, कंपनी का शासन खत्म, ब्रिटेन का शासन लागू। कैसे, देखिए क्या किया गया। ये है ब्रिटेन की संसद। ध्यान से समझना एक एक बात को तरीके से। ये है ब्रिटेन की संसद, जो कि रानी विक्टोरिया के नीचे है। ब्रिटेन की संसद में एक पद होगा, भारत सचिव। ये ब्रिटेन का ही मंत्री होगा। इसको भारत का मामला दिया गया, भाई भारत को तुम संभालोगे। इसके नीचे होगी इसकी परिषद, भारत परिषद, जिसके 15 मेंबर होंगे। यानी ब्रिटेन में पूरी संसद थोड़ी ना भारत के बारे में संभालेगी। ठीक है। टॉपिक कौन सा टॉपिक जी? 1857 की क्रांति के बाद यही तो चल रहा था ना राहुल। भारत सचिव और भारत परिषद, ये भारत को चलाएंगे। पूरी संसद में एक बंदा होगा भारत के लिए, भारत सचिव। उसके नीचे भारत परिषद। इनके नीचे होगा भारत में एक वायसराय, और वायसराय के नीचे 6 लोग, जिसको कहेंगे वायसराय की कार्यकारी परिषद। यानी गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वायसराय शुरू कर दिया गया। तो आखिरी गवर्नर जनरल बना था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। जब क्रांति हुई थी तब यही था, कंपनी के नीचे काम करता था। और पहला वायसराय ऑफ इंडिया बना है लॉर्ड कैनिंग ही, इसी को वायसराय रखा। यानी कि वायसराय यहाँ पे भारत को चलाएगा, वायसराय रिपोर्ट देगा इन लोगों को, ये देंगे भारत सचिव को, भारत सचिव संसद में रिपोर्ट देगा, संसद से रानी विक्टोरिया के पास। इस तरीके से भारत पे राज किया गया। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज मैराथन क्लास कैसे चलेगी जी राहुल? टॉपिक पे ध्यान दो यार आप लोग। ठीक है, तो ये है 1858 का अधिनियम। आप ये कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। अब भारत का नाम होगा ब्रिटिश भारत। इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अब कंपनी का कोई चक्कर नहीं है, अब भारत में डायरेक्ट अंग्रेजी सत्ता शुरू हो चुकी है। मुझे बताइए कमेंट करके, क्या किसी को कोई तकलीफ है इसके अंदर?
दहिया जी देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो इसी पे फोकस कीजिए आप लोग। लिखें नोट करके कि हाँ हो गया सर, ऐसे लिखेंगे। हो गया, कर लिया सबने? समझ में आ गई बात? अब देखिए आगे, इस अधिनियम से हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे, एक और अधिनियम भारत में भेजा गया। अब देखो सिस्टम क्या है कि ब्रिटेन की संसद में जो मंत्री है भारत के लिए, भारत सचिव, इसी का काम है भारत को संभालना, यही दिखेगा भारत को मेन तो। और इसके नीचे भारत परिषद। तो जी भारत परिषद ने भारत में थोड़ा सा और सुधार करने के लिए, जिसमें ये 15 मेंबर थे, एक और अधिनियम भेजा 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी भारत परिषद अधिनियम। इसने थोड़े से चेंज कर दिए कि अब जो वायसराय होगा उसके साथ उसकी कार्यकारी परिषद होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो सेम रहेगा। कार्यकारी परिषद भारत में होगी वायसराय की, 6 मेंबर होंगे, 6 के 6 अंग्रेज होंगे, ये पहले भी था। इनके साथ साथ अतिरिक्त सदस्य ऐड कर देंगे। अब अतिरिक्त सदस्य होंगे, अब पार्लियामेंट में बैठ सकेंगे, जिनकी संख्या होगी 6 से 12। इनमें 3 भारतीय भी होंगे। तो पहली बार वायसराय के साइड में बैठने का मौका मिलेगा भारतीयों को। मतलब इंडिया में सिस्टम कुछ ऐसे बना, अब ये वायसराय, ये 6 मेंबर परमानेंट, प्लस एडिशनल मेंबर होंगे 6 से 12। ये एक केंद्रीय सभा बन गई। अगर हम बात करें भारत में, केंद्रीय सभा, छोटी सी संसद बन गई, ये चेंज हुआ। इसी अधिनियम के तहत 1861 वाले के तहत 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए देश में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। देश में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, लेकिन यह अधिनियम पहले ही आया था 61 में। तो अगला अधिनियम ही आया, ठीक है। अब अधिनियम तो आ गए, लेकिन हम गुलाम तो हो गए, अब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। बताइए जी, नोट्स बना लीजिए राहुल, कंफ्यूजन क्या है एक बार तो कीजिए नोट आप लोग। और मुझे बताइए कोई समस्या है तो। ये ट्राई कीजिए। समझ में आ गई बात? शुरू में क्या लिखा है, कहां पर? वायसराय, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। ये भारत सचिव के साथ जो भारत परिषद है ना, उसने भेजा है। इसका मामला है भारत को संभालने का, ठीक है।
1862 अश्विन यादव। ये 3 हाईकोर्ट 1861 में नहीं बनाए गए थे, 62 में बनाए गए थे। समस्या किसी को कोई हो गया? अब देखिए जी, अब देश हो गया गुलाम। 1858 से लेके 1947 तक देश को अब आज़ाद करने के लिए हमें देश में राष्ट्रवाद लाना पड़ेगा भाई, एकता की भावना भरनी पड़ेगी, तब जाकर के देश आज़ाद होगा। तो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, कैसे एकदम से। देखो, हम इसको टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, डेट वाइज भी पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक चल रहा है अभी, इसको हम आंदोलन वाइज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे स्टोरी बना करके, मूवी की तरह डिटेल में अच्छे से। तो हमें राष्ट्रवाद लाना है जी। अब देश हो गया गुलाम, समय समय पे एक्ट आते रहेंगे, सुधार होते रहेंगे, लेकिन हमें अब देश को आज़ाद करना है। HC का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोलते हैं जी। ये 1862 में बनी है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। समझ में आ गई बात? मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाओगे सर? ये मॉडर्न ही चल रही है जी, ठीक है, हो गया। चलिए जी, अब देखिए, देश में जरूरत है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद क्या आप बता सकते हैं क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद होता है जी देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश प्रेम की भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भारत में कैसे आया? राष्ट्रवाद भारत में जब राष्ट्रवाद आएगा तो हमें आजादी मिली जाएगी। राष्ट्रवाद भारत में आने के पीछे कुछ कारण है। पहला कारण पत्र पत्रिकाएं, पत्र व अखबार, और दूसरा कारण कुछ वायसराय ऐसे थे जिन्होंने ऐसे काम कर दिए कि देश में राष्ट्रवाद आ गया। तो हमें पहले ये कारण पढ़ने हैं कि कैसे देश में राष्ट्रवाद आया। सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे पत्र और अखबार। एक छोटी सी घटना सुनिए जी। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह होता है। देखिएगा साथ साथ में राष्ट्रवाद कैसे आता है। देश 1885 तक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सब एक हो जाएंगे। नील विद्रोह होता है, किसान परेशान थे, किसान चाहते थे चावल की खेती करना, जबकि प्रशासन चाहता था, अंग्रेजी प्रशासन, नील की खेती करवाना। किसानों ने हड़ताल कर दी। यहां पर दो किसान नेता आए, दिगंबर और विष्णु। दो किसान नेता दिगंबर और विष्णु, इन दोनों ने विद्रोह किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। तब बंगाल के लोकल एरिया में प्रशासन ने विद्रोह का दमन कर दिया। ध्यान से सुनना, प्रशासन ने विद्रोह का दमन कर दिया। जब ये दमन हुआ
लाठीचार्ज वगैरह किया गया, मामला शांत हो गया। अब इस विद्रोह को लेकर के उस जमाने में दो पत्रिकाएं छपी थी, एक नील दर्पण और एक हिंदू पैट्रियट। नील दर्पण व हिंदू पैट्रियट। नील दर्पण दीन बंधु ने लिखी थी और हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र ने लिखी थी। अब इन दोनों पत्रिकाओं में हमें नील विद्रोह की जानकारी दे रखी है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और प्रशासन ने उसको दबा दिया। अब ये दोनों पत्रिकाएं जब पूरे देश में फैली, पूरे देश ने इनको पढ़ा, तो लोगों के मन में गुस्सा आया होगा, बंगाल में गलत हो रहा है सब कुछ। दूर बैठे लोगों के मन में गुस्सा है कि बंगाल में कुछ हो रहा है, मतलब बंगाल में बैठे लोगों के लिए दूसरे राज्य में बैठे लोगों की तकलीफ है। क्या ये राष्ट्रवाद की भावना है? बिल्कुल है। तो राष्ट्रवाद बढ़ा ना, राष्ट्रवाद बढ़ने का मौका मिला, देश में एकता की भावना आई, थोड़ी बहुत फीलिंग आई। किस वजह से? इन पत्रिकाओं की वजह से। तो क्या पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रवाद बढ़ाने में सहायक है? बिल्कुल है। ये सीरीज शुरू हो चुकी है, पेपर में आता है नील विद्रोह कब हुआ था बंगाल में, नेता कौन कौन थे, दमन हुआ, और दो पत्रिकाएं लिखी थी, किसने कौन सी लिखी थी, फटाफट नोट कर लीजिए। एक पॉइंट तो हो गया राष्ट्रवाद का। ये अगला पॉइंट देखेंगे, वायसराय क्या करते हैं, कीजिएगा नोट। यहां तक कोई समस्या है तो आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत है किसी को? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? नोट्स बना लीजिए राहुल दलाल, काफ़ी है मेरे हिसाब से तो। डन। ये दोनों मैगजीन उसी समय पब्लिश हुई थी जी, नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट 1859 में। इन दोनों की वजह से देश में राष्ट्रवाद आया थोड़ा बहुत, बाकी जो बचा हुआ अब आ जाएगा। हो गया? चलिए जी आगे देखिए जी। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक वायसराय ऐसा, कुछ वायसराय ऐसे बने जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद लाने में अहम भूमिका निभाई। देखिए जी क्या करते हैं ये लोग। एक वायसराय बना था लॉर्ड लिटन।
1876 से लेके 1880 तक रहा था लॉर्ड लिटन। इसने कुछ काम ऐसे करवा दिए, देखिए जिसका पहला काम 1877 में दिल्ली दरबार लगवाया जी। दिल्ली में एक भव्य दरबार लगवाया और इस दरबार में लाखों का खर्च कर दिया। इस दरबार में लाखों रुपए का खर्च कर दिया। जबकि देश में अकाल पड़ा हुआ था। देश में अकाल पड़ा हुआ था और इधर लाखों रुपए खर्च कर दिए दिल्ली दरबार में। तो जनता ने इस बात का विरोध किया, जनता ने आलोचना की, भाई आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो जबकि देश में अकाल पड़ा हुआ है। तो लॉर्ड लिटन का ये अकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च करना क्या सही था? बिल्कुल नहीं। जनता परेशान है, बिल्कुल है। तो जनता परेशान है, सारी जनता परेशान है। सब मिलकर के बात तो करेंगे भाई ये तो गलत कर रहे हैं, सब मिलकर के सरकार के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये राष्ट्रवाद की भावना है। इसका एक काम जिसने हमें बताया कि ये लोग हमारे नहीं है। ठीक है, अगला काम बताओ। अगला काम, जो प्रशासनिक सेवाएं होती है, प्रशासनिक सेवाओं में जो एंट्री पाने के लिए उम्र जो होती है वो 21 से घटाकर 19 कर दी, ताकि मैक्सिमम जब तक भारतीय ग्रेजुएशन करते 19 प्लस हो जाते वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, ताकि मैक्सिमम भारतीयों को दूर रखा जाए। तो सिविल सर्विसेज में उम्र घटा के 21 से 19 कर दी। दिमाग खराब हो गया लोगों का, ये तो गलत कर रहा है। सबके बारे में, सबके मन में यही आया, ये तो सरकार काम की नहीं है। इसका मतलब एकता की भावना पनपेगी, राष्ट्रवाद आएगा। ये लोग हमें छेड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद पैदा कर रहे हैं। अगला काम देखिए जिसका 1876 में, सॉरी 78 में, 1878 में वर्नाक्यूलर, डन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है समझिए। वर्नाक्यूलर मतलब लोकल प्रेस। लोकल प्रेस जो होती है ना, उसको वर्नाक्यूलर प्रेस बोलते हैं। लोकल प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, भाई लाइसेंस बनवाओ, सबको लाइसेंस बनवाना है। दूसरी बात, अगर लोकल प्रेस ने एक शब्द भी सरकार के खिलाफ लिखा तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और हो सकता है आपको सजा भी हो जाए। दिमाग खराब हो गया भारतीयों का। ये अच्छा पूछा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लेकर के आया था? लिटन। कि ये क्या सिस्टम है, भारतीय पत्रकार अब अंग्रेजी सरकार के बारे में एक शब्द भी नहीं लिख सकते और लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा अगर लिखा तो, और बिना लाइसेंस के आपको कुछ लिखना भी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मीडिया की बोलती बंद कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिखो सरकार की तारीफ में, बुराई नहीं करोगे। तो इससे भी जो है हमें गुस्सा आएगा, भाई ये तो गलत कर रहा है सिस्टम। हमें तो लगा था ये लोग सही चलाएंगे देश को, लेकिन ये तो सही नहीं चला रहे। पूरे देश में एकता की भावना भरेगी या नहीं भरेगी? लॉर्ड लिटन के ये तीन ही काम बताए मैंने, चौथा काम और भी गुस्सा पैदा कर देगा। एक बार आप लोग लॉर्ड लिटन के ये तीनों काम नोट कीजिए, फटाफट कीजिएगा जी। समझ में आ रहा है ना सबको? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
क्या किसी को समस्या है? सर जी बता दो। बंटी क्या पूछा है भाई? देख नहीं पाया, आपका कमेंट एकदम से नीचे चला गया, दोबारा लिखना। हाँ लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, ये सारी चीजें एक एक चीज लिखिए फटाफट। हाँ जी, नोट्स बना रहे हो, बुक की जरूरत नहीं है भाई, देखो नोट्स से काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। HSSC कोई बड़ा सिस्टम नहीं है इतना, ठीक है, डन। अब देखिए लॉर्ड लिटन का ही एक और काम, लॉर्ड लिटन का एक और काम समझिएगा। लिटन का समय मैंने आपको बताया था 76 से 1880। 1878 में ही एक एक्ट लेकर के आया, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है समझिए ध्यान से, कि जो भारतीय हैं उनके लिए गन रखना या फिर गन का व्यापार करना, अगर भारतीय बंदूक रखना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं तो लाइसेंस बनवा लो, लाइसेंस अनिवार्य होगा। लाइसेंस की फीस 2 गुना, अगर मिल गए बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के अगर आपके पास गन मिलती है तो 3 साल की सजा हो सकती है। ऐसा कोई रूल अंग्रेजों के लिए नहीं था, सिर्फ भारतीयों के लिए। दिमाग खराब हो गया हमारा, ये क्या सिस्टम है। लाइसेंस रद्द के बाद लिखा था संपत्ति जब्त हो सकती है, ठीक है, कि ये तो गलत चीज है, भारतीयों से इतना खतरा कैसे अंग्रेजों को। लॉर्ड लिटन का एक भी काम सही नहीं था, इसका मतलब लिटन की वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद आया। नहीं जी, सिर्फ HSSC के लिए क्यों, कोई भी एग्जाम हो। नहीं सुनीता जी, व्हाइट बोर्ड पे ही काफी बच्चों को दिक्कत होती है, ग्रीन बोर्ड में। बताइए जी, क्या किसी को समस्या है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना।
चले आगे, बच्चे कुछ काम कर देगा। अगला वाइसराय देखिए, अगला वाइसराय बना लॉर्ड रिपन। (1880 से लेके 84 तक लॉर्ड रिपन वाइसराय रहा। इसने, ध्यान से सुनना, प्रशासनिक सेवाओं में उम्र 19 से 21 कर दी। मतलब इसने तो सही काम किया है, खुश हो गए हम बिल्कुल। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। लिखो मीडिया वाले जो भी लिखना है, प्रेस को मुक्ति दी। प्रेस को मुक्त किसने किया था? रिपन ने। मतलब सही काम कर रहा है जी। इसने स्थानीय स्वशासन पर ध्यान दिया। स्थानीय स्वशासन पर ध्यान दिया। स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया इसने, लॉर्ड रिपन ने। अब तक किसके काम चल रहे हैं सही? इसने 1883 में एक बिल पास किया था। सबसे बड़ी वजह यही है राष्ट्रवाद आने की। इल्बर्ट बिल पास किया गया। क्या है इल्बर्ट बिल? इस बात को एक बार कॉपी पेन साइड में रख दो, कॉपी पेन साइड में रख दो। इल्बर्ट बिल को समझिए क्या है इल्बर्ट बिल। ध्यान से देखिए जी, इल्बर्ट बिल क्या है। पहले क्या होता था? इल्बर्ट बिल से पहले कोई भी मामला अगर किसी भारतीय वह अंग्रेज का है, किसी भारतीय व किसी अंग्रेज का अगर कोई भी मामला है, तो ऐसे मामले सिर्फ ब्रिटिश जज के पास जाते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इन्वॉल्व है। इल्बर्ट बिल के बाद यानी अब क्या हो गया? अब ऐसा कोई मामला जिसमें भारतीय और ब्रिटिश दोनों हैं, तो ऐसे मामले भारतीय जज के पास भी जा सकते हैं। भारतीय जज भी सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई कर सकते हैं। तो ये तो फायदे की चीज है, भारतीयों को तो फायदा हो गया। अगर किसी अंग्रेज के साथ पंगा है तो भारतीय जज सुन सकते हैं। हाँ, इल्बर्ट बिल आने के बाद जितने भी भारत में अंग्रेजी व्यापारी थे या अंग्रेजी लोग थे, उन सब ने श्वेत विद्रोह कर दिया। उन सब ने विद्रोह कर दिया। अब क्योंकि ये विद्रोह अंग्रेजों का था और अंग्रेजों के खिलाफ, रिपन के खिलाफ है, तू तो भारतीयों की ज्यादा सोच रहा है, तो इसलिए इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह भी कहा गया। श्वेत विद्रोह भी इसको कहा गया। फिर क्या होना था? फिर अंग्रेजी लोग वहां पर हड़ताल करते रहे 15 दिन तक लगातार, और 15 दिन में रिपन ने अपना फैसला बदल लिया। रिपन बदलाव करता है कि ठीक है, अगर कोई मामला अंग्रेज का और भारतीय का है, समझ रहे हो ना बात को, तो ऐसे मामले में अगर कोई अंग्रेज सेटिस्फाई नहीं है कि भारतीय जज ने मुझे संतुष्ट नहीं किया, तो वो जूरी की मांग कर सकता है। जूरी, JURY, जूरी की मांग कर सकता है। ठीक है, खुश। जूरी में ग्रुप ऑफ जजेस होगा, बहुत सारे जज होंगे, जिनमें
अंग्रेजी जज ज़्यादा होंगे तो वो फैसला बदल देंगे। अगर किसी भारतीय ने अंग्रेज को सज़ा सुना दी, 3 महीने की सज़ा है, अंग्रेज दुखी हो गया, जूरी की मांग की, जूरी उसको सज़ा कैंसिल कर देगी। तो इसमें हमारे राष्ट्रवाद का क्या रोल है? पहले तो मैंने आपको ये काम बताए हैं, किसके? लॉर्ड रिपन के। एक बार तो आप काम लिखो रिपन के, क्या क्या काम किए, उसके बाद बताता हूँ राष्ट्रवाद कैसे आया लॉर्ड रिपन के समय में। क्या कोई समस्या है? लिखिए आराम से। जी लिखिएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना क्लास में? बोर तो नहीं हो रहे? बता देना बोर हो रहे हो तो। हड़ताल की 15 दिन तक रिपन ने फैसला बदल दिया। ठीक है भाई, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो किसी भारतीय जज के फैसले से तो जूरी की मांग कर लो। ठीक है, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का ग्रुप। समझ में आ गया ना सबको? कोई समस्या तो नहीं है? सही बात है गौरव, बात तो ठीक है ये। चलिए आगे समझिए। तो उस समय भारत की जनता ने ये सोचा कि अंग्रेजों को एक बार तकलीफ हुई, 15 दिन हड़ताल की, और रिपन फैसला बदल देता है। हम लोगों को कब से तकलीफ हो रही है? लिट्टन ने हमें तकलीफ दी, तकलीफ है। अंग्रेजों से ज्यादा हम लोग, लाखों में संख्या हमारी, करोड़ों में संख्या। अगर हम हड़ताल पे करने पे आ गए तो ये देश छोड़ के भी चले जाएंगे। यानी यहां से मिली हमें प्रेरणा। जब अंग्रेज श्वेत विद्रोह करके रिपन को फैसला बदलने पे मजबूर कर सकते, तो हम विद्रोह कर दे तो छोड़ जाएंगे ये लोग। इसका मतलब यहां राष्ट्रवाद पीक पे चला गया। अब इस देश में एकता की भावना भरी जाएगी, और वो एकता की भावना ही रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। इतना दबाव आ गया सरकार के ऊपर कि सरकार ने सोचा चलो ठीक है, हम तुम्हारा एक संगठन बना रहे हैं, सारी समस्याएं वो देगा, सुनेगा। अभी 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, तब तक मैं थोड़ा सा पी सकता हूं बीच में। लगातार चल रही है क्लास। बताइए।
जी 2 मिनट का समय है और कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? हाँ, तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। मतलब गौरव, अच्छा मैं डेली क्लास लेता हूँ इसलिए बोल रहे हो ना? दो मिनट तो आप लोग लिख भी सकते हैं आराम से। साहित्य का गोल्डन एज, गुप्त काल। पूछना है किसी को? पूछिए साथ में। हो गया? चित्रकला और वास्तुकला का, चित्रकला का जहांगीर, वास्तुकला का शाहजहां। बिल, एल्बर्ट बिल 1883 में पास हुआ था। एल्बर्ट बिल ने कहा, कोई मामला ऐसा जिसमें भारतीय और अंग्रेज इन्वॉल्व हो, ऐसे में सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। पहले सिर्फ अंग्रेजी जज करते थे। अंग्रेजों को तकलीफ हुई हड़ताल की, फैसला बदलवा दिया। और ऐसे मामले में अगर भारतीय जज फैसला करता है अंग्रेज के हित में नहीं है तो अंग्रेज जूरी की मांग कर सकता है। तब जाकर के भारतीयों ने कहा, क्या नहीं बताया दहिया जी? दोबारा करना कमेंट, अरविंद दहिया। पहली जनगणना ये रिपन के टाइम पे हुई थी। ठीक है, नियमित। वो पहली बार वैसे 1872 में मेयो, लॉर्ड मेयो ने करवा दी थी। ठीक है, चले आगे। अब देखिए जी आगे असर ये हुआ कि अब देश में जगह जगह हड़तालें, जगह जगह डिमांड करनी शुरू कर दी। तब लॉर्ड डफरिन के टाइम पर, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर एक व्यक्ति जिसका नाम है A.O. ह्यूम 1884 में एक संगठन बनाता है, भारतीय
राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, एक संगठन बनाया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इसी संगठन का 1885 में बॉम्बे के अंदर पहला अधिवेशन होता है। कहा भाई भारतीयों के लिए एक संगठन बना रहे हैं, तुम्हारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आ जाओ, बैठो सत्ता में, समस्याएं सुनो लोगों की, फिर देखो कैसे सोल्व की जाएंगे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ जिसमें 72 सदस्य भाग लेंगे। इन 72 सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इसके अलावा व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व अन्य, ये सब शामिल हुए। तब इन लोगों ने कहा अगर ये संगठन हमारा ही है तो हम इसको नाम देते हैं इंडियन कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस संगठन का नाम हो गया, पहले था इंडियन नेशनल यूनियन, अब हो गया इंडियन कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई जाकर के 1885 में बॉम्बे में। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, उस समय वायसराय कौन था भारत का, डफरिन, और पहले अध्यक्ष बने कांग्रेस के, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। क्या कोई समस्या है आप लोगों को? हाँ, स्थापना पूछी जाए 1885 ही आएगा, लेकिन 1884 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। शुरू में ये नाम बना, फिर उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, स्थापना यही आएगी। तो आखिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। ठीक है, लॉर्ड मैकाले आएगा विक्रम जी इसका। कीजिए फटाफट। गवर्नर जनरल होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और जब से ब्रिटिश शासन लागू हुआ 1858 के बाद इनको वायसराय कहा जाना लग गया जी, वायसराय। '85 से '89 मुशर्रफ जी, ठीक है।
देखिए जी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। अब कांग्रेस के हिसाब से आगे का जो कार्यक्रम है वो 3 भागों में चलेगा। कांग्रेस के हिसाब से भाई 1885 में स्थापना हुई है और अब 1947 तक हमें स्वतंत्रता संग्राम चलाने। तो अगला जो पार्ट है उसको हम 3 भागों में कर देते हैं। कांग्रेस का पहला चरण होता है उदारवादी चरण। दूसरा चरण होता है उग्रवादी चरण। तीसरा होता है गांधीवादी चरण, गांधी युग। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, और गांधीयन फेज। शुरू के 20 साल तक 85 से 1905 तक कांग्रेस उदारवादी रहेगी। 1905 से लेके देश में 1917 तक उग्रवादियों की चलेगी और फिर 1917 से लेके कांग्रेस में जो भी चलेगी 1947 तक वो महात्मा गांधी की चलेगी। तो आने वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी चरण में जो प्रमुख नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, व अन्य। यहां पर जो नेता थे भविष्य में, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक। और वहां पर तो एक ही नाम था, महात्मा गांधी। देखो जी, इन लोगों का उद्देश्य था संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास किसको बोलेंगे भाई? केंद्रीय सभा में भारतीयों की संख्या बढ़े, आईएएस की परीक्षा भारत में हो, सिलेबस ये हो, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बड़े बड़े पदों पर बैठे, इस तरीके से विकास। जितनी ज़्यादा भीड़ इंडिया की हम पार्लियामेंट की तरफ भेजेंगे, अपने आप तरक्की होगी, देश अपने आप आज़ाद हो जाएगा। ये चाहते थे चाहे हमें हिंसा करनी पड़ जाए, हम आंदोलन करें, आज़ादी। चाहते तो ये भी आज़ादी है, लेकिन ये संवैधानिक तरीके से, ये आंदोलन के तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से। और गांधी जी करेंगे सत्याग्रह। इनका मानना था कि अंग्रेज एक गाल पे थप्पड़ मारे तो चुपचाप उनको रिटर्न में दे दो साहब, बहुत दर्द होगा। इनका कहना था कि अंग्रेज एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे पे आप मारोगे, क्यों मारा? गांधी जी का कहना था एक पे मारे तो दूसरे पे खा लो, हिंसा नहीं करनी। ये 3 फेज आगे चलेंगे, पहले ये चरण, फिर ये चरण, फिर ये चरण। इस चरण का ये था, ये लोग बस संवैधानिक विकास चाहते थे, समय समय पे जो एक्ट आए हैं वो जल्दी जल्दी आए। और इस चरण ने एक एक्ट भारत में मंगवा भी लिया था 1892 में। एक तो 61 में आया था, 61 के बाद अब आएगा 1892 में। इस चरण का कोई बड़ा योगदान नहीं होता, इस चरण को हमें पढ़ना होता डिटेल में। यहाँ तक बताइए, ये 3 पीरियड हमें पढ़ने होंगे।
गौरव जी, मैं दोनों को अच्छा मानता हूँ। बताइए, किसी को कोई समस्या है तो। क्या किसी को दिक्कत है कोई? देखिए जी, नोट कर लिया क्या? चलो कर लो। हो गया क्या? चलिए जी, लिख लिया है। इस चरण में 85 से लेकर 1905 तक सिर्फ कांग्रेस वालों ने अंग्रेजों के सामने पत्र लिखे हैं, अखबार निकाले हैं, कोई विरोध, कोई हिंसा नहीं हुई, इसलिए इसको उदारवादी कहा गया। यहां आंदोलन होंगे, इसलिए इसको उग्रवादी कहा गया। तो यहां पर देखिए, इन लोगों के जो एफर्ट थे, पत्र लिख लिख के एक एक्ट भारत में मंगवा लिया था। वो एक्ट है 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम में कहा गया कोई चेंज नहीं होगा, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम भारत सचिव के पास है, भारत सचिव ही संभालेगा जी, कोई चेंज नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किसको कहेंगे हम? वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद। वायसराय और कार्यकारी परिषद, जिसमें 6 मेंबर होंगे, 6 के 6 अंग्रेज। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। जो अतिरिक्त सदस्य होते थे ना, अतिरिक्त सदस्य, देखो, एक तो हो गया वायसराय, 6 उसके कार्यकारी परिषद के लोग, एडिशनल मेंबर जो होते थे 6 से 12, अब उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई। उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई, 10 से कम नहीं होंगे, 16 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये एडिशनल मेंबर, इनको हम कहेंगे, ये पूरी एक पार्लियामेंट बन गई, जिसमें वायसराय और कार्यकारी परिषद तो मेन है, मंत्रिमंडल हो गया, ये अलग से मेंबर है। इन लोगों को सरकारी बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बजट पर बहस कर सकते हैं, पहली बार मिला आम लोगों को बजट पे बहस करने का मौका, जो ये यहाँ पे थे। इसके अलावा प्रश्न पूछ सकते हैं।
अगर इन लोगों ने कोई कानून पास किया है तो ये लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एडिशनल मेंबर में क्योंकि भारतीय होते थे, मेन तो यही है जी, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में सिर्फ इतना हुआ कि संख्या बढ़ा दी गई, भारतीयों को मिला मौका, 4 और ऐड कर दिए गए, और यहाँ पर बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ 1885 से लेके 1905 तक उदारवादी चरण में कांग्रेस इतना करवा पाई। समझ में आ गई बात? कर लो नोट। टेलीग्राम पे कुछ कंटेंट डाल दिया करो। ठीक है जी, डाल देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो भाई ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग एक बार तो। अच्छा मेरी बात सुने, पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पता कल तो क्लास लगेगी ही, आज इवनिंग में आपकी 5 बजे के लगभग क्लास लग सकती है दोबारा आप लोगों की क्लास लग सकती है। अच्छा मैं फाइनल नहीं बता रहा कि लगेगी, लग सकती है। आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लेना, एक बार शेड्यूल देख लेना आप लोग दोबारा से, क्योंकि मैं शाम को फ्री हूँ, फिर क्लास काफ़ी दिन से मैं ले नहीं पा रहा था, तो इसलिए कवर तो करना पड़ेगा ये टाइम। 5 बजे मैं दोबारा क्लास ले सकता हूँ, फाइनल नहीं है, ले सकता हूँ। 1892 का जो एक्ट आया भारत परिषद अध्यक्षों, एक आया था 1858 में, इसमें तो आज़ाद भारत पे जो है कब्जा कर लिया उन्होंने। एक 61 में आया, उसके बाद ये आया है 92 में, जबकि इससे पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी। तो कांग्रेस के एफर्ट के कारण ये आया था, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और 5 बजे दोबारा क्लास हो सकती है। कितने लोग चाहते हैं कि 5 बजे दोबारा क्लास लूँ मैं? बताना। कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं ले सकता हूँ। बताइए एक बार, थोड़ा सा मेरा भी मूड है आज तो। कंप्यूटर की क्लास है 5 बजे 10 पे, अच्छा देखते हैं फिर, 6 बजे ले लेंगे, कोई बात नहीं, मूड पे डिपेंड है, ठीक है, हो सकती है मतलब। चलिए फिर ठीक है, बता दिया जाएगा, वो शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा। ओके जी, चलिए फिर बाय बाय। 4 बजे नहीं है जी मेरे पास टाइम, चलिए बाय बाय।